हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2 का परिचय। और इसमें अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याओं के बारे में अपन पहले भी प्रश्नावली 1.1 में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, कैसे पहचानते हैं? तो अपरिमेय संख्या को 3 तरीके से अपन पता लगाते हैं। पहला होता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में कैसे पता लगाएंगे? जैसे कोई संख्या है 1.10110110 और ये संख्या ऐसे आगे कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। मतलब ये आगे इसका कोई अंत नहीं है। पहली चीज़ तो इसमें आगे कोई अंत नहीं है, कहीं ख़त्म नहीं हो रही, लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और दूसरी चीज़ कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही मतलब देखो क्या होगा कि दशमलव के बाद में 10 फिर 110 फिर 110, कहने का मतलब कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो ऐसी दशमलव संख्या जिसमें एक तो दशमलव के बाद अंक जो है वो उनका कोई अंत नहीं हो रहा है और दूसरी बात अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ऐसी संख्या को बोलते हैं अपन अनवसानी अनावृत्ति। और ऐसी संख्याएं होती है अपरिमेय संख्याएं। तो पहली चीज़ कि कोई भी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और उनका कोई अंत नहीं है तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल √2 की वैल्यू होती है 1.41421356 डैश डैश डैश। कहने का मतलब इसमें आगे लगातार बढ़ती जाएगी संख्या और देखो पुनरावृत्ति नहीं है, 4 फिर 1 फिर 4 2 1 3 5। क्या हो रहा है? सब अंक अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ कोई पुनरावृत्ति नहीं आ रही है। सेम भी आ सकते हैं लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। दूसरा होता है, इसमें दूसरा पॉइंट है कि कोई संख्या जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं √m के फॉर्म। कोई संख्या जिसको √m के फॉर्म में लिखा हो तो उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जहां m क्या है, देखो ये चीज़ समझना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गलतियां इसमें होती है। जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब देखो वापस एक नया वर्ड आया, पूर्णांक संख्या, जिसके पहले बात कर रखी है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो पूर्णांक संख्या अपन ने लिखा है कि पूर्णांक संख्या होती है 0 1 2 3 -1 -2 -3 और ये इधर भी बढ़ती जाती है और इधर भी बढ़ती जाती है। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और ये शून्य पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक ये संख्या है। धनात्मक पूर्णांक आपको याद होगा कि 1 2 3 इसको और क्या बोलते हैं अपन? गणन संख्या भी बोलते हैं और इसको दूसरा नाम भी दे रखा है क्या? प्राकृत संख्या भी बोलते हैं अपन। कहने का मतलब यहाँ पर जो m है, यहाँ तो एक धनात्मक पूर्णांक हो या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? एक प्राकृत संख्या हो। ठीक है। इसी में दूसरी चीज कि जहां m है किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इन दोनों चीजों का? देखते हैं। पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो m है वहां पे 1 2 3 ऐसे होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, ये इसका क्या मतलब है? देखो जैसे √1 लिखूं मैं, अपन जैसे जब हम अपने दिमाग में क्या गलत कॉन्सेप्ट रहता है कि जो भी संख्या रूट में होगी वो अपरिमेय संख्या है, ऐसा नहीं है। जैसे √1 को वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो देखो √1 परफेक्ट, 1 जो है वो 1 का परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? 1 × 1 करेंगे तो वापस क्या आएगा? 1। तो √1 अपरिमेय संख्या नहीं है, √1 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी या फिर क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है। अब देखो √2 क्या किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है।
तो ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। इसको रूट m के फॉर्म में लिखें। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, पहली और दूसरी। पहली में धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल है, किसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। 2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। किसी संख्या को आपस में गुणा करो 2 नहीं आएगा। प्राकृत संख्या में किसी संख्या, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से करते 4 आ जाएगा, नहीं आएगा। रूट 3 भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। रूट 4 पूर्ण वर्ग है, किसका? 2 का। 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 4। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 का क्या है? पूर्ण वर्ग है। रूट 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अपरिमेय संख्या है। रूट 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, अपरिमेय संख्या है। रूट 7 अपरिमेय संख्या। रूट 8 देखो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, करके देख लो। 3 इंटू 3 9 आएंगे, 2 इंटू 2 4 आएंगे। 9 पूर्ण वर्ग है, किसका? 3 का, तो 9 नहीं आएगा। रूट 10 रूट 11 ऐसे चलता जाएगा। कहने का मतलब रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां m धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। और वहां पर m किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 है, 2 का पूर्ण वर्ग है, 1 का पूर्ण वर्ग है, और 9 में 9 अगर लिखते तो 9 क्या हो जाता? 3 का पूर्ण वर्ग होता, तो ये भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो 2 पॉइंट बात की, पहले दशमलव वाले के हिसाब से, फिर रूट m के हिसाब से अपन ने बात की। तो ये 2 तरीके हुए। अब अपन बात करते हैं तीसरा तरीका। एक और तीसरा तरीका है कि कोई संख्या है m3 क्यूब रूट, क्या रेट करते हैं इसको? क्यूब रूट, या इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं m की पावर 1/3, ऐसे लिखते हैं। अभी वापस वही बात, यहाँ m क्या होना चाहिए? वही बात, m क्या है? m यहाँ पर क्या होना चाहिए? m यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पर m पहली बात धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? प्राकृत संख्या, अभी अपन ने बात की थी। और यहाँ पर m जो है, m किसी का पूर्ण क्यूब या पूर्ण घन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या लिखा? पूर्ण वर्ग, यहाँ क्या लिखेंगे? पूर्ण घन नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे मैं बात करूं 8 क्यूब रूट, इसको मैं क्या लिखता हूँ? 8 की घात 1/3। 8 को क्या लिखता हूँ मैं? 2 की घात 3। तो ये आंसर आएगा कितना? 2। कहने का मतलब 2 को मैं अगर 3 बार गुणा करूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जो क्या मिलेगा मुझे? 8 मिलेगा। कहने का मतलब 8 जो है वो 2 का पूर्ण घन है। 2 का क्या है? पूर्ण घन। पूर्ण घन मतलब कि 2 को मैं आपस में 3 बार गुणा करूंगा, मुझे 8 मिलेगा। तो 8 जो है 2 का पूर्ण घन है, इसलिए ये जो होगा रूट 8 जो होगा ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन देखो मैं ये बात करता हूं कि जैसे रूट 2 है, क्या किसी का पूर्ण घन है? नहीं है। रूट 5 क्यूब रूट लेता हूँ, क्यूब रूट नहीं है। तो ये सब कैसी है? अपरिमेय संख्या। रूट 7 अपरिमेय संख्या। रूट 5 हो गया। रूट 6, तो ये किसी का पूर्ण घन नहीं है, तो ये क्या है? सब अपरिमेय संख्या। तो अपन ने यहाँ पे बात की बेसिक कॉन्सेप्ट अपरिमेय संख्या का, कि अपरिमेय संख्याओं को 3 तरीके से पहचान सकते हैं। पहला, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में क्या होना चाहिए? पॉइंट के बाद संख्या की पहली बात तो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब सेम संख्या सेम फॉर्मेट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 1 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 2 2 ऐसे नहीं होना चाहिए, 1 2 1 2 1 2 ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 1 1 0, और अंत नहीं होना चाहिए, लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो पहला तो ये तरीका। दूसरा है कि कोई संख्या जिसको रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। रूट m मतलब
वहाँ पे m क्या है, m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, गणन संख्या, मतलब क्या होगी, प्राकृत संख्या। और जहाँ पर m एक पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग अगर हो गया तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या नहीं रहेगी। जैसे अपन ने देखा 1, 4, 9, ये क्या है, किसी संख्या की पूर्ण वर्ग है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तीसरा अपन ने तरीका देखा क्यूब रूट। क्यूब रूट इसको ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट में क्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और m किसी का पूर्ण घन नहीं होना चाहिए, पूर्ण घन नहीं होना चाहिए। जैसे 8 है, 8 2 का पूर्ण घन है, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 8 अपरिमेय संख्या नहीं है। 8 का क्यूब रूट जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 का पूर्ण घन है, ध्यान रखना। अब अपन आगे चलते हैं। इस चैप्टर में अपन से आगे जो प्रश्नावली में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस रिगार्डिंग पूछे जाएंगे कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ये अपना हेडिंग है कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना कैसे करेंगे। तो जब भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा तो अपने काम आएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को अपन काम में लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय को अपन काम में लेकर अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। कैसे करते हैं देखो, समझते हैं। अपन एग्जांपल लेते हैं √2। √2 को मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता हूं, तो कैसे करेंगे, ये अपनी संख्या रेखा हो गई, 0, थोड़ा डायग्राम नीचे बना देता हूँ वापस, 0, 1, 2 आगे आता जाएगा। अब देखो ये 0 से जो 1 ये है, ये भाग कितना, ये लंबाई कितनी, 1 हुई। 0 से 1 मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला कितना होगा, 1 ही तो होगा, 1 होगा ना। 0 से 1 मतलब ये वाली जो लंबाई होगी ये कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो ये लंबाई अपनी हो जाएगी 1। अब देखो इसको नाम देता हूं मैं O, इसको नाम देता हूं मैं A। OA जो है वो कितना है, OA जो, देखो यहाँ पे मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ, ये O, ये A, ये कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखो ये जो A वाला बिंदु है यहाँ पर, ये A वाला बिंदु यहाँ पर मैं ये जितना OA है उतनी ही लंबाई का यहाँ पर एक लंब डालता हूँ। लंब डाला, ये लंब मतलब ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लंब मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। और ये जो A, इसको नाम देता हूँ B। A से जो B ये जो लंबाई है ये भी कितनी होनी चाहिए, 1 ली मैंने। अभी देखते हैं क्यों ऐसा। O से A में कोई डाउट नहीं, O से A ये वाली जो लंबाई होगी ये तो कितनी रहेगी, 1। फिर मैंने A पे क्या किया, A पे एक 90 डिग्री का कोण बनाकर यानी कि लंब डाला। कितना लंब डाला, 1। जितना O है उतना ही AB है। क्लियर। देखो यहाँ पर अब फिर वो लंब मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर देता हूँ, ये हो गया अपना, ये 1 है, ये भी 1 है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ। देखो ये O से B को मिला देता हूँ, ये कितना होगा, ये B, OB कितना होगा। देखो समकोण त्रिभुज है तो ये अपने पास क्या, कर्ण, आधार, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, देखो लंब कितना, 1,
तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 2, तो कर्ण कितना आ जाएगा बोलो प्लस माइनस रूट 2, कर्ण कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2। क्लियर। तो अब देखो मैं इस डायग्राम में बात करता हूं। डायग्राम में ये जो OB है इसको मिला देता हूं, ये OB, ये OB कितना है, देखो अपन ने ये इसी त्रिभुज को तो मैंने ये बाहर बनाया, तो ये OB कितना है अपने पास प्लस माइनस रूट 2, लेकिन यहाँ पर ये OB क्या है, लंबाई है एक, ये OB क्या है लंबाई, तो लंबाई तो माइनस में लेंगे नहीं, तो ये OB को लिख देता हूँ मैं प्लस रूट 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। वापस देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, O से A तक ये लंबाई ली 1 ऐसे 0 से 1 के बीच में, मतलब कितना होगा 1 होगा ये। फिर मैंने A से लंब डाला और लंब की लंबाई भी ली कितनी 1, लंब मतलब ये कोण 90 डिग्री। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया, उससे कर्ण आया मेरे पास रूट प्लस माइनस रूट 2, तो लंबाई है तो ये प्लस में ले लिया मैंने रूट 2। अब देखो, अब अपन यहाँ पर कंपास का यहाँ पर नोक रखते हैं, ओ पर कंपास का क्या रखते हैं, नोक रखते हैं, और बी पर क्या रखते हैं, पेंसिल रखते हैं। भाई आपको चाप काटना आता है ना, कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ, तो आप क्या करते हो, कंपास में स्केल से रख के कंपास की नोक और पेंसिल रख के 1 सेंटीमीटर रखते हो, फिर एक बिंदु पे कंपास का नोक रखते हो और पेंसिल को घुमाते हो, तो वो यहाँ पे ओ पे नोक रख देंगे और बी पे पेंसिल रख के चाप काटेंगे, ऐसे चाप हो जाए। पूरा नहीं काट रहे हैं अपन, इतना सा ले रहे हैं कि ये ऐसे 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 चाप, पूरा काटेंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त बन जाएगा। इस बिंदु को बोल देता हूं मैं सी। अब देखो यहां पे ये ओ से सी, ओ सी कितना होगा ये देखते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं देखो यहां पे एक वृत्त बना रहा हूं, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। यहां पे क्या रखा आपने, नोक रखी, और ये यहां पर आपने क्या रखा, पेंसिल रखा, और ये चाप काटा, ऐसे चारों ओर ऐसे घुमा दिया, इधर ऐसे घुमाया तो क्या बना, ये वृत्त बना। अब ये वृत्त बना, तो देखो ये मैं मान लेता हूं ये इसकी त्रिज्या है r, जो भी लिया आपने 1 सेंटीमीटर दूर, तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी r, ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी r, ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी r, ये भी क्या होगी, त्रिज्या r। कहने का मतलब है कि मैं अगर यहाँ पे r का चाप काटा है, तो ये सभी जो त्रिज्या होगी ये क्या होगी, बराबर होगी r होगी। तो यहां पर अपन ने चाप कितने का काटा, रूट 2 का काटा, रूट 2 का काटा। देखो ये O से C, ये भी तो क्या होगी, इस वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी। O से यहां पर बात करूं तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यहां O से यहां पर बात करूं, ये भी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि O से C या O से B दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। OB किसके, सॉरी OC किसके बराबर होगा, OB के, और दोनों क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और इनका मान कितना है, बोलो कितना चाप लिया, रूट 2। तो कहने का मतलब OC भी कितना है, रूट 2। O से C की दूरी रूट 2 है, इसका मतलब कि जो ये बिंदु आया ये किसके बराबर आया, रूट 2 के बराबर आया। तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर दिया, संख्या पद्धति पे प्रदर्शित कर दी। चीज समझ में आई। अब अपन चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं रूट 3 को। समझना, रूट 3 को लेते हैं। 3 का समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जिसको अपन आगे काम में लेंगे। यदि रूट n को, अगर रूट n को संख्या रेखा पर दर्शाना है,
रूट एन को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो पहले रूट एन माइनस वन को संख्या रेखा पर दर्शाओ। ये पॉइंट क्या पॉइंट है कि रूट एन को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो पहले किसको करो, रूट एन माइनस वन को संख्या रेखा पर दर्शाओ। कैसे? जैसे रूट तीन को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो पहले रूट तीन माइनस एक बोले तो कितना, रूट दो को। देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी यही किया था अपन ने, रूट दो को प्रदर्शित करना है तो क्या किया था, रूट दो माइनस एक, इसीलिए अपन ने क्या लिया था, एक लिया था। एक का रूट क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे पहले रूट दो को दर्शाओ और रूट दो का अब भी अपन ने तरीका सीखा है। कैसे? देखो ये अपनी संख्या रेखा हो गई 0, ये 1, तो अपन ने क्या किया, ये 0 से 1 ये लंबाई कितनी होगी थी, 1, इसको नाम दिया O, इसको दिया A। फिर अपन ने क्या किया, A से लंब डाला कितना, 1 का। फिर ये जो O से ये B आया, सॉरी ये O से जो ये B आया ये कितना आया, रूट दो आया कि नहीं आया। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से एक चाप काटा, O पे नोक रख के ये चाप काटा, तो ये ऐसा चाप यहाँ पर कटा C पे। क्लियर? तो जो OC आया, OC क्या था, रूट दो। ये अपन ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा। तो देखो ये जो C है OC किसके बराबर है अपने, रूट दो के बराबर है। तो पहले अपने रूट दो याद कर लिया, ये रूट दो आ गया, कहाँ से कहाँ तक, ये O से C, ये यहाँ तक रूट दो आ गया। अब देखो मैं इस डायग्राम को बाहर बना रहा हूँ, ये अपने पास हो गया OC, क्या हो गया ये OC, ये कितना है, रूट दो। फिर मैंने C पे एक लंब डाला, कितने का, 1 का लंब डाला, कितने का, 1 का। अब ये जो हो गया, ये मेरे पास O से ये इसको मिलाता हूँ, ये OC, इसको नाम दे देता हूँ D। तो ये OD क्या हो जाएगा, देखो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लंब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना, 3। तो कर्ण क्या हो जाएगा बोलो, प्लस माइनस रूट 3। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं इस डायग्राम बनाता हूँ। तो C से अपन ने लंब डाला, कितने का डाला, 1 का। फिर O से इस D को मिलाया, O से इस D को मिलाया, तो ये जो OD होगा ये कर्ण होगा, इसका मान कितना आ जाएगा, रूट 3। इस बार क्या करोगे कि कंपास की नोक तो यहाँ पे रखोगे और पेंसिल कहाँ पे रखोगे, D पे रखोगे, और फिर इसका चाप काटोगे। चाप काटोगे तो ये ऐसे चाप आएगा और इसको मैं बोल देता हूँ E। तो देखो जितना OD होगा उतना ही क्या होगा, OE। क्यों? क्योंकि ये चाप की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो वृत्त बनेगा, ऐसे वृत्त बनेगा, तो ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो OD और OE क्या होंगे, बराबर कितना, रूट 3। तो अपने पास ये बिंदु आ जाएगा E यानी कि OE जो होगा वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, रूट 3 को। यानी रूट E बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा है, रूट 3 को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया रूट 5। रूट 5 याद करना तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट 5 माइनस 1 कितना, रूट 4। रूट 4 बोले तो प्लस माइनस 2, या मैं प्लस 2 लिख देता हूँ, क्यों होता तो प्लस माइनस 2, लेकिन अपन संख्या रेखा बात कर रहे हैं तो धनात्मक ले लेते हैं। ये अपने पास आ गई संख्या रेखा, ये 0, ये 1, ये 2। इस बार मुझे पहले कितना, 2 को प्रदर्शित करना बिल्कुल आसान है। ये 2 यहाँ पर है कि नहीं है। तो ये O से यहाँ तक, ये O से A तक ये मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 0 से 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो देखो इसको डायग्राम अलग ही बना देता हूँ मैं।
ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ओ से ए। फिर मैं ए पे एक लंब डालता हूँ, ए पे एक लंब डालता हूँ, कितने का? 1 का। ए से लंब डालता हूँ, कितने का? 1 का। फिर ये मिला देता हूँ मैं, ओ से ये मिला दिया, ये ओ से इसको मिला दिया, इसको बी बिंदु बोल देता हूँ, बी। तो बताओ ओ बी क्या है? कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो वापस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा बोलो? प्लस माइनस √5, लेकिन लंबाई है तो ये हो जाएगा √5। फिर अगला काम क्या है वापस समझना, यहाँ पर ओ पर क्या रखेंगे? कंपास की नोक रखेंगे, और बी पर क्या रखेंगे? पेंसिल रखेंगे। फिर एक चाप काटेंगे, चाप काटेंगे तो ये क्या होगा? ये चाप यहाँ पर आकर काटा, कौन से बिंदु पर? सी बिंदु पर। अब ओ भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है, तो ये तो दोनों आपस में क्या होगी? बराबर। और इनका मान कितना है? √5। तो यानी कि यहाँ पर जो सी बिंदु है, ये सी बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा है? √5 को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से अपन किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इसी तरीके से √6 को, √7 को, √8 को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर? तो इन तीनों को वापस प्रैक्टिस करिए आप अपने आप, कंपास लेके कॉपी में करोगे थोड़ा सा अलग लगेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। तो आप इन तीनों को कॉपी में प्रैक्टिस करिए तो ये आगे भी हो जाएंगे। अब देखो एक बात करते हैं, पाई का जो मान होता है अपन बोलते हैं कितना? 22/7। 22/7 होता है। तो 22/7 क्या परिमेय संख्या नहीं है क्या? अपरिमेय कैसे बोलते हैं इसको? क्योंकि देखो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अपना पास परिमेय संख्या का क्या होता है कि जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, यही तो होता है। और ये तो पूर्णांक है दोनों, तो फिर ये अपरिमेय कैसे? अपरिमेय इसलिए है क्योंकि इसका मान 22/7 नहीं होता, इसका मान लगभग 22/7 होता है। इसलिए ऐसा चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब होता है लगभग। एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, एग्जैक्ट 22/7 होता तो कैसी होती? परिमेय संख्या। और इसका मान होता है 3.14159 और आगे चलता जाता है। कहने वाला देखो पॉइंट के बाद में संख्या का कोई अंत नहीं है, आगे बढ़ रही है और पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। इसका मान लगभग 22/7 होता है, यहाँ पे लगभग 3.14। तो अगर बराबर होता तो कैसी हो जाती? परिमेय हो जाती। तो पाई का मान ये होता है। तो ये हो गया अपने संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करना। अब आप आगे एक बात करते हैं, अपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था दो परिमेय संख्याओं के मध्य दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये अपन ने पिछले एक्सरसाइज में बात की थी। जैसे माना r और s दो परिमेय संख्या है, तो इनके मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करने अपन क्या करते? इन दोनों का क्या ज्ञात कर लेते थे? औसत ज्ञात करते। और भी बहुत से तरीके देखे, लेकिन ये अपने देखा था क्या सबसे पहले कि औसत ज्ञात कर लिया, जो ये औसत आएगा वो इन दोनों के मध्य क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब इसी में अपन दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। कैसे करें? जैसे r और s है, इनके मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो वो होगी √r इंटू s। कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक डिजिट है 3/5, दूसरी है 4/5, दोनों परिमेय संख्या है।
इनके बीच में अपरिमेय संख्या पूछी है तो क्या हो जाएगी, इसको r बोल दिया, इसको s बोल दिया, तो √RS √3/5 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, √12/√25। या फिर लिखना चाहो तो लिख दो भले ही √12/5, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। ये अपने पास क्या हो जाएगी, इन संख्याओं के मध्य क्या मिल जाएगी, अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। क्लियर। तो ये अपना एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रश्नावली के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।